हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ मोड्स देखे थे कि उनके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था वर्क के थ्रू हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने अलग अलग टाइप की प्रोसेस के बारे में देखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और जो आपकी होती है एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में या उससे प्रीवियस में देखा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक और तरीका जिससे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वो है सेकंड तरीका, मेरा मेथड बोल सकते हैं हीट। इसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट के थ्रू भी हम सिस्टम में और सराउंडिंग जो भी है हमारे चारों तरफ, उनमें हम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। और दूसरी बात कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग heat flow between system and surrounding due to temperature difference। कि जब भी मेरा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस प्रेजेंट होगा तो मेरी हीट फ्लो करेगी और जनरली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये हुआ हीट का बात। आगे देखते हैं हीट में साइन कन्वेंशन किस टाइप से होगा। अगर हीट जो होगी, हीट गिवन बाय सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग की तरफ से हीट दी जा रही है किसको, सिस्टम को, तो यहां पे उसका साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और इफ हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट ली जा रही है तो इस टाइम पे इसका साइन आएगा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइन कब आएगा और नेगेटिव साइन कब आएगा देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। आगे हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में किसको बोलूंगा, मोलर हीट कैपेसिटी में बोलूंगा, देखिए उसका जनरल साइन होता है सी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी में किसको बोलूंगा, मेरे 1 मोल सब्सटेंस को। ठीक है, कोई भी मेरे पास सब्सटेंस होगा, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसको क्या बोलूंगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं उसको कि हीट रिक्वायर्ड for raise temperature, raise temperature 1 degree Celsius of 1 mole substance। कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट मेरी क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं C इक्वल टू Q अपॉन dt। ठीक है, तो यहां पे Q क्या होगा, Q हीट रिक्वायर्ड for raise
increase temperature of 1 mole of substance by dt, कि dt टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब क्यों क्या होगा, हीट फॉर राइजिंग टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय dt टेम्परेचर, dt टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू C dt कर दो इसको, ठीक है। ये क्या होगा, फॉर 1 मोल, 1 मोल के टर्म्स में बात हो रही है, फॉर 1 मोल, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगा, Q इक्वल टू मैं लिख सकता हूं NC dt, ठीक है, फॉर कितने मोल्स के लिए, फॉर n मोल, फॉर n मोल, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो ये बन जाएगा क्या, Q इक्वल टू डिफरेंशिएशन 1 पोजीशन टू अनदर, ठीक है, n C dt, ठीक है। तो फाइनल क्या बनेगा, ये Q, n मेरा बाहर आ जाएगा, n इंटीग्रेशन 1 to 2 C dt, ये बनेगा। कहां से कहां तक, ये ऊपर वाला है, ये बनेगा, ठीक है। तो इसी को मैं एक चीज और कर देता हूं, इफ क्या है, C अगर मेरा कांस्टेंट हो, ठीक है, C मेरा कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, Q इक्वल टू n C डेल्टा T, कब, जब मेरा, नीचे लिख देता हूं, when C कांस्टेंट, ठीक है, C कांस्टेंट हो तो वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, Q इक्वल टू NC डेल्टा T, अगर C मेरा कांस्टेंट है तो, C मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, अगर नहीं है तो आप ये जनरल फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज रखें, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी जो है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ये भी 2 टाइप की होती है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी भी मेरी 2 टाइप की होंगी, ठीक है। मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप की कैसे होंगी, एक होगी मेरी Cp और एक होगी मेरी Cv, एक मैं मान लेता हूं Cv, एक मेरी Cp। Cp कब होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कब होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये कब होगी, एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लेते हैं मेरे पास, इसकी पहले Cv की बात करता है, ये एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, रीजनल है, इसको अगर हीट करते हैं इधर से तो इसमें क्या टर्म लिखूंगा, इसके जैसे देखो इधर कि Q इक्वल टू N CV dt, CV की टर्म से बात हो रही है, तो इसको फिर से आप इंटीग्रेट करें तो Q इक्वल टू क्या बनेगा, N इंटीग्रेशन CV dt 1 to 2, इफ CV कांस्टेंट, इफ CV अगर कांस्टेंट होगा तो क्या बनेगा, Q इक्वल टू N CV डेल्टा T, ठीक है। इधर देखते हैं, इसमें क्या था मेरा, वॉल्यूम कांस्टेंट था, इधर लिख दो वॉल्यूम कांस्टेंट। इधर बात करते हैं, इस पर कंटेनर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। इस पिस्टन पे कुछ मास पड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो प्रेशर एडजस्ट करने के लिए पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब यहाँ पे मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, Q इक्वल टू N Cp लिखूंगा इस बार, Cp और dt,
तो इसको फिर से इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, कैपिटल क्यू और n बाहर आ जाएगा 1 to 2 Cp dt। तो क्या बनेगा, Q इक्वल टू n, सॉरी इतना तो बन ही गया ना। अगर मेरा Cp कांस्टेंट है, Cp मेरा कांस्टेंट है तो क्या होगा, Q इक्वल टू n Cp dt, ठीक है। तो क्या बनेगा, n Cp डेल्टा t, ये दो टर्म बनेगी, याद रखें। Cv के टर्म्स में ये बनेगी और Cp के टर्म्स में वो बनेगी, ठीक है। एक और यहाँ पे पॉइंट बनता है, Cp और Cv में रिलेशन। Cp और Cv में रिलेशन कैसे निकालेंगे, फॉर ए गैस हमेशा Cp ग्रेटर देन Cv होगा, ठीक है। फॉर ए गैस हमेशा Cp और Cv ग्रेटर देन, सॉरी Cp ग्रेटर देन Cv होगा। और फॉर ए आइडियल गैस, फॉर ए आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, याद रखें हमेशा के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये रिलेशन हमेशा याद रखें, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो अब देखो Cp और Cv की कुछ टेबल है, एक उसमें Cp Cv की वैल्यूज हैं अलग अलग टाइप की गैसेस के लिए, तो वो आपको याद करनी है, ठीक है, वो आपको याद करनी है। एक चीज और ध्यान रखें इसमें, Cp और Cv की जो वैल्यूज है वो मोनो एटॉमिक गैसेस को छोड़ के, मोनो एटॉमिक गैसेस को छोड़ के किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। Cp और Cv की जो वैल्यूज है वो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस जैसे मेरे पास कौन सी हो गई, आर्गन हो गई, नियोन हो गई, ठीक है। जितने भी मेरी नोबल गैसेस है वो सारी की सारी क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस है। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी गैसेस है मेरी, उनमें Cp Cv का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ गैसेस हैं, मतलब टेबल है, उनके अकॉर्डिंग बनेगी, देखते हैं कैसे बनती। एटोमिसिटी लिखूंगा एक तरफ Cp, एक तरफ Cv, एक तरफ गामा। गामा क्या होगा मेरा, Cp अपॉन Cv, इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। Cp हो गया, Cv, सॉरी पहले इसमें आई थिंक Cv लिख लेते हैं। Cv लिखेंगे तो इधर क्या आएगा, Cp आएगा, और इधर भी फिर उल्टा हो जाएगा, Cv बाई Cp। ये एक बार कंफर्म करते हैं। नहीं, यहाँ पे Cp अपॉन Cv है, आ जाएगा Cp अपॉन Cv है, लिखते हैं। देखो एटोमिसिटी, अगर मान लेते हैं मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, जैसे एग्जांपल हो सकता है नियोन है, आर्गन है, ठीक है, कोई भी मोनो एटॉमिक गैस, उनके लिए Cv का वैल्यू कितना होगा, 3/2R, Cp का वैल्यू 5/2R, और गामा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 5/2 बन जाएगा क्या, गामा इक्वल टू 5/2 नहीं 5/3 बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा 1.66, ठीक है। अगली देखते हैं, अगली है डायाटोमिक गैस और कोई लीनियर गैस, और कोई लीनियर गैस। जैसे डायाटोमिक, जैसे मान लेते हैं मेरे पास N2 है, O2 है, ठीक है। एक लीनियर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास CO2 है, ठीक है। ये कुछ गैसेस है डायाटोमिक और लीनियर गैसेस। तो इसके अंदर क्या बनेगा, 5/2R Cv का वैल्यू और Cp का वैल्यू 7/2R, ठीक है। और गामा का वैल्यू क्या बनेगा इसमें, गामा ये बनेगा मेरे पास 7/5, इसका वैल्यू कितना आएगा 1.4, ठीक है।
चलो आगे मेरे पास बनने वाला है पॉली एटॉमिक गैस। पॉली एटॉमिक गैस और नॉन लीनियर गैस। ठीक है, कोई पॉली एटॉमिक हो सकती है या फिर कोई नॉन लीनियर गैस हो सकती है। जैसे एग्जांपल इसके H2O मॉलिक्यूल, H2O की वेपर मान लेते हैं, वो भी गैस फेज में ही आएगा ना। तो H2 मेरा नॉन लीनियर है और पॉली एटॉमिक भी है। और इसके एग्जांपल ले सकते हैं O3, ओजोन ले लो। ठीक है, और तो क्या ही लेंगे इसमें, एक SO2 ले लो। ठीक है, कोई भी मेरी नॉन लीनियर गैस या फिर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये बनेगा 3R और Cp बनेगा मेरा 4R और गामा कितना बनेगा, गामा 4/3 1.33। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार इसमें Cp और Cv की वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगी, तो वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जितनी भी Cp और Cv की वैल्यूज है, ये सारी की सारी ट्रांसलेशन ठीक है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करके सारी की सारी बनाई गई है। ठीक है, मेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। जो वाइब्रेशनल वाली होती है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होती है। तो ये खाली की साली किस किस के बेस पे बनाई गई है, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे, पहली ट्रांसलेशन और दूसरी रोटेशनल। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें, नोट करना चाहें तो करें। आगे देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मेरी क्या है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी होगी तो उसको इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, यही बात है। लेकिन इसके लिए अलग अलग टाइप्स की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम देखते हैं कि कब किस चीज को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम शो करेंगे U से और E से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम किसको बोलेंगे, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो एब्सेंस में हो, किसके एब्सेंस में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, इन सब के एब्सेंस में होना चाहिए कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो वो अगर इस कंडीशन में है तो तब उस सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है वो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, उसके ऊपर बाहर से कोई टाइप का फोर्स नहीं लगना चाहिए, फ्री पड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एनी TD थर्मोडायनेमिक सिस्टम in absence of any force, absence of force और फील्ड। कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड contain some energy, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी। जैसे इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे हो सकती है, देखो, एक होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एक उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, एक उसकी बॉन्ड एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बॉन्ड
एनर्जी हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उसके अंदर हो सकती है, और कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये होगी मेरी इंटरनल एनर्जी की। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो फ्री होना चाहिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके बाद उसके अंदर जो एनर्जी बचती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे इंटरनल एनर्जी की? नहीं, हम किसी भी सिस्टम की, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि इंटरनल वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर पाते हैं, और हमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ thermodynamic system can't be determined, ठीक है। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, और हमको चाहिए भी नहीं। हमको चाहिए क्या, खाली एनर्जी का डिफरेंस, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, कि पहले कितना था अब कितना है, बस इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही हमको रिक्वायर्ड है। वी नीड ओनली एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी डिफरेंस, ओनली इंटरनल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। हमको इसका खाली एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। चलो, तो एक चीज बताओ, इसको मैं लिख देता हूं, सपोज डेल्टा यू मान लेता हूं कि एनर्जी का डिफरेंस, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी सिस्टम का, प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन हुआ, या फिर गैसेस के टर्म्स में बात करें तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला गैसेस के टर्म्स में कितना होता है, 3/2 RT होता है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसका फंक्शन हुआ, टेम्परेचर का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का, क्योंकि 3/2 RT के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी का किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, टेम्परेचर का फंक्शन, ठीक है। और मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का और स्पेसिंग बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब वॉल्यूम ले लो या प्रेशर ले लो, ये इस चीज का फंक्शन होगा। तो अल्टीमेटली मेरी डेल्टा यू किसका फंक्शन हुआ, डेल्टा यू ये हुआ मेरा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कोमा वॉल्यूम, और इसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कोमा प्रेशर भी बोल सकते हैं, ये टी है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस में फंक्शन किस टाइप से डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो बात करते हैं फॉर आइडियल गैस। अगर मैं आइडियल गैस लूंगा तो क्या आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है आइडियल गैस में, तो न्यूट्रल गैस है, ठीक है। तो इसमें मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी ये डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि इसमें तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ है ही नहीं। तो मेरा डेल्टा यू ये किसका फंक्शन होगा, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल गैस में मेरी इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो लिख देते हैं इधर, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी depends on
डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर, मेरी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये यहां से आप देख सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं। जैसे मैथमेटिकल टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे? मेरी U जो है ये क्या हुआ? फंक्शन ऑफ किसका? टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं du, पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं उसका, तो क्या बनेगा? डेल u अपॉन डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। ठीक है, तो ये जो टर्म है मेरी, ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी मेरी? cv। तो du कितना बन जाएगा? cv dt प्लस डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, du इक्वल टू cv dt, du इक्वल टू cv dt du बाई डेल u बाई डेल v, या फिर डेल लिख लो या d लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, t एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। ठीक है, चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और आगे बढ़ता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस के लिए कि अलग अलग गैस में कैसे चलेगी। ठीक है, कि ये आइडियल गैस के लिए कैसे काम करेगी ये इक्वेशन। ठीक है, केस वन फॉर एन आइडियल गैस undergoing any process देखो, अगर मैं आइडियल गैस लेता हूं तो आइडियल गैस के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो बताओ वो वाली इक्वेशन मेरी कैसे बनेगी? बताओ, देखो पूरी लिखता हूं। du इक्वल टू cv dt प्लस du बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। ठीक है, ये बनेगी। तो ये तो क्या हुआ मेरे, तो ये वाली टर्म मेरी जीरो बन जाएगी क्योंकि इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास? ओनली du इक्वल टू cv dt फॉर 1 मोल। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, du इक्वल टू n cv dt फॉर n मोल। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या बन जाएगा? ये डेल्टा u, n बाहर ले लो, 1 to 2 cv dt। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं इसको। तो एक तो ये टर्म बन सकती है मेरी। ठीक है, किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। और एक और इसमें लिख सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस, सब प्रोसेस के लिए वैलिड है ये चीज, फॉर एनी प्रोसेस। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या बन जाएगा मेरा? फॉर रियल गैस एंड आइसोकोहरिक प्रोसेस। आइसोकोहरिक प्रोसेस मतलब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो मेरा dv कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, आइसोकोहरिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखो फिर से लिखता हूं, du इक्वल टू, सीधा n टर्म्स की n मोल्स की टर्म्स में बात करता हूं, तो n cv dt।
ठीक है, NCV dt प्लस du अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dv। ये वाली टर्म्स क्या बन जाएगी मेरी, जीरो यहां से, ठीक है। तो बचेगा क्या मेरे पास, ओनली इंटीग्रेशन करने के बाद डेल्टा u इक्वल टू n इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 cv dt, और ये वाली टर्म तो मेरी जीरो हो ही गई है, बस यही बचेगा, ठीक है, यही बचेगा, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूं, केस 3 फॉर सॉलिड, सॉलिड के अंदर भी मेरा dv का वैल्यू ऑफ कोर्स जीरो ही होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, तो उसके लिए भी मेरे पास सेम बन जाएगा, du इक्वल टू n, या फिर इसको आप चेंज करना चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, क्या, du इक्वल टू n cv डेल्टा t एट कांस्टेंट cv, जब cv का वैल्यू मेरा कांस्टेंट हो तब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n, तो सेम चीज है, एट कांस्टेंट cv n cv डेल्टा t, इसमें भी यही बात आ जाएगी, एट कांस्टेंट cv, ठीक है। तो इतना मैं कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। और तो इसमें क्या ही बताएंगे, और तो Cp माइनस Cv का वैल्यू R होता ही है, ये आपको याद रखना ही है, क्या, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। और सॉलिड्स में एक चीज ध्यान रखें, सॉलिड्स के अंदर मेरा Cp ये नियर बाई अबाउट होता है Cv और इक्वल टू होता है C, ठीक है। तो यही है आज के लेक्चर में, आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।